हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मानव परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जैव प्रक्रम से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स करने तो उनके लिए अलग से वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब पाचन तंत्र में हम देख चुके हैं कि छोटी आंत के द्वारा सभी पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं और श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था कि कुपिकाएं ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। अब ये दोनों चीजें शरीर में पहुंच तो गई, लेकिन ये हर कोशिका तक कैसे पहुंचेंगे? अब हर कोशिका को जरूरत होती है पोषक तत्वों की और साथ में ऑक्सीजन की। और कोशिका के अंदर श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया थी के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बने थे। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको शरीर से बाहर भी निकालना होगा। तो हर कोशिका को पोषक तत्वों की जरूरत है और साथ में जो भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपशिष्ट पदार्थ हैं जो उसके काम के नहीं है, उनको शरीर से बाहर भी निकालना है। तो इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के अंदर सभी पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुंचाना और साथ में कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना दोनों शामिल है। अब हमारे शरीर का जो परिवहन तंत्र है उसके दो भाग है, एक तो रक्त यानी कि ब्लड और दूसरा होता है हार्ट यानी कि हृदय। अब रक्त के लिए तो हमने मान लिया कि हर कोशिका तक सभी पोषक तत्व पहुंचाने के लिए रक्त की जरूरत होती है। वो पोषक तत्व खून के अंदर मिल जाते हैं, ब्लड के अंदर मिल जाते हैं और उसके बाद हर कोशिका तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब हमें हार्ट की जरूरत कहाँ पड़ी? देखिए, आप एक बात बताइए, हमारे घरों में जो पानी का सिस्टम होता है उसके अंदर जो ऊपर टंकी रखी हुई होती है, अब वहां से हमें नीचे पानी लाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से पानी अपने आप आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। लेकिन कभी भी नीचे से जब हमें ऊपर पानी पहुंचाना होता है तो उसके लिए हमें एक मोटर की जरूरत पड़ती है। कभी भी नीचे से पानी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करेगा। तो ऐसा ही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर के जो नीचे के हिस्से होते हैं वहां पे तो ब्लड अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर के हिस्सों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, हर कोशिका तक रक्त को पहुंचाने के लिए, सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है जो उसको एकदम जोर से पंप कर सके। तो जैसे हमारे घरों में पानी वाली मोटर काम करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में हृदय काम करता है, हार्ट काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो ऊपर के हिस्से हैं उन सभी के अंदर ब्लड को पंप करता है ताकि हर कोशिका को जो भी पोषक तत्व हैं और साथ में जो ऑक्सीजन है वो उपलब्ध हो सके। अब हम पहले हार्ट यानी हृदय की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है, बस उसका लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमें लेफ्ट में ज़्यादा महसूस होता है, राइट में कम होता है। बाकी वो बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होता है। और ये जो इसके चारों तरफ पसलियाँ हैं जिनसे ये सुरक्षित रहता है, ये एक तरह से इसको सुरक्षा का घेरा बना कर रखती हैं। अगर कहीं पे आगे से या पीछे से चोट लग जाती है तो पहले इन पसलियों के ऊपर लगेगी, उसके बाद वो हार्ट तक पहुंचेगी। तो ये एक तरह से फेफड़ों की और साथ में हार्ट की सेफ्टी करती हैं। जो 12-12 जोड़ी रिबकेज होती है ना, पसलियों की जोड़ी होती है, ये पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे इस तरफ हमारा दायां फेफड़ा होता है, इस तरफ बायां फेफड़ा होता है। जो बायां फेफड़ा होता है लेफ्ट साइड वाला, वो छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस तरफ हमारे हृदय का झुकाव ज्यादा होता है, ये थोड़ी सी ज्यादा जगह घेर लेता है लेफ्ट साइड में। आई होप आपको पहले तो हार्ट की लोकेशन क्लियर हो गई होगी। ये हमारी जो चेस्ट होती है उसके बिल्कुल बीच में होता है। जो रीढ़ की हड्डी पीछे आपको देखिए दिखाई दे रही होगी, इस रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं होता। पहला डाउट आप यही क्लियर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम शेप और साइज की बात करें तो ये शेप का होता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये हथेली के ऊपर आया हुआ है। नॉर्मली जितना बड़ा डायग्राम्स वगैरह के अंदर दिखाई देता है उतना बड़ा ये नहीं होता। ये चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जो इसकी सेफ्टी करती है और साथ में इसको एक शेप दे देती है। हार्ट की रियल शेप वो नहीं होती जो हम इमोजी वगैरह के अंदर देखते हैं। ये नहीं पता किस वजह से स्टार्टिंग की गई, इसको ऐसे क्यों बनाया गया। बाकी हो सकता है कि जब हम दो हार्ट को आमने सामने रखेंगे तो कुछ कुछ ऐसी शेप बन जाती है, तो हो सकता है इस वजह से इमोजी के अंदर इसको ऐसा बनाया जाता होगा। बाकी रियल जो हार्ट होता है वो ऐसा नहीं होता। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो एक नॉर्मल हार्ट का जो साइज होता है वो 300 ग्राम का होता है। वैसे तो ये कम से कम 30 ग्राम से लेकर 590 ग्राम तक हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें, मतलब सबके अंदर नॉर्मल जो पाया जाता है वो 300 ग्राम के आसपास, 250 से लेकर 350। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 300 ग्राम का हार्ट होता है हमारा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो हार्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नॉर्मली तो ये 11 से 14 होती है, लेकिन एवरेज की, हम नॉर्मल का मतलब क्या होता है जो सबके अंदर पाया जाए, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास ही मिलती है। ब्रेड्थ अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो होती है 8 सेंटीमीटर के आसपास से। ये ऊपर नीचे हो सकता है, श्योर नहीं है, 8 पॉइंट कुछ ऐसे मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट की बता रही हूँ।
अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है वो 6 सेंटीमीटर की होती है। इसके भाग देख लेते हैं। उसके लिए पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब हम कोई और चित्र वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे इस तरफ हमारा दायां हिस्सा होता है, मतलब RHS राइट हैंड साइड, और इस तरफ हमारा बायां हिस्सा होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब जब भी कभी हम जीव विज्ञान का कोई चित्र बनाएंगे तो वो इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंदर हम सोचते हैं जैसे हम खुद यहाँ पे खड़े हैं। अभी अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो उस टाइम पे हमारे अलग होगा। जैसे मिरर के अंदर देखते हैं ना, मिरर के अंदर, शीशे के अंदर हमारा दाएं हिस्सा बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां हिस्सा दाएं तरफ दिखाई देता है। जैसे आप अभी वीडियो फोन को सामने रख कर देख रही हैं, तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ आपका दायां हिस्सा है और इस तरफ आपका बायां हिस्सा है। लेकिन जब आप फोन की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये आपका बायां हिस्सा हो जाएगा और ये आपका दायां हिस्सा हो जाएगा। तो इसलिए जीव विज्ञान के हम जितने भी चित्र बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं जैसे हम रियल में ही उसी दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। तो इसलिए इस तरफ बायां आएगा और इस तरफ दायां आएगा। अब जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, उनको हम आलिंद कहते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनको हम निलय कहते हैं, दायां निलय और बायां निलय। अब ये अलग अलग हैं। अब आगे यहाँ हमारे पास बीच में विभाजिका होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो दोनों को विभाजित कर रही है। ये जो ऑक्सीजन वाला खून है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देते, उन दोनों के बीच में एक तरह से दीवार का कार्य करते। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, विभाजिका। उसके बाद हमारे पास फुफ्फुस सिराएं और फुफ्फुस धमनियां है। ये फेफड़ों से आ रही है और फेफड़ों के अंदर जा रही है, तो इसलिए इनके आगे फुफ्फुस लगा दिए। देखिए, हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें खून के माध्यम से फेफड़ों के अंदर ले जाना है ताकि फेफड़े उसको शरीर से बाहर निकाल दे। और जो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर कुपिका ने सोखी है वो हर कोशिका तक पहुंचानी है, ताकि वो जो हमने खाना खाया है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करे। तो उसके लिए हमारे पास ये इस तरह का सिस्टम है। पहले आप एक ओवरव्यू सा देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है। हमारे फेफड़ों के अंदर जो कुपिका होती है वो ऑक्सीजन को सोख लेती है, फिर वो उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर मिला देती है, और उसके बाद वो रक्त फुफ्फुस सिरा, इसके आगे फुफ्फुस क्यों लगा है, क्योंकि वो फेफड़ों से होकर आ रही है, वो फुफ्फुस सिरा से होते हुए यहाँ बाईं आलिंद के अंदर आएगी, फिर वो यहाँ से इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ बीच में वाल्व वगैरह होते हैं, हम सारे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वो उसके बाद यहाँ से होती हुई शरीर के सभी भागों के अंदर चली जाएगी। हमारे शरीर के अलग अलग भाग हैं, आप सब जानते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन आई है ब्लड के अंदर वो कोशिका के अंदर चली जाएगी और कोशिका उसका प्रयोग कर लेगी ऊर्जा बनाने के लिए। फिर यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको दोबारा से खून के अंदर मिला दिया जाएगा, और फिर वो शरीर के सभी भागों से होती हुई शिरा के माध्यम से वो यहाँ इस तरफ दाएं आलिंद के अंदर आएगी, और फिर यहाँ दाएं निलय से होती हुई वो इस तरह से दोबारा फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। और फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर घुली हुई थी उसको कुपिकाएं अपने अंदर सोखकर शरीर से बाहर निकाल देंगी। तो ये एक पूरा चक्कर होता है, पहले यहाँ आएगा, फिर इस तरह से बाएं आलिंद से होते हुए पूरे शरीर में, और फिर दोबारा से ऐसे वापस, और फिर यहाँ दाएं आलिंद में, फिर दाएं निलय से होते हुए दोबारा। तो ऐसे ये हमारा एक चक्कर इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है। हमारे शरीर में जो खून आता है ना, उसके एक चक्कर में वो 2 बार हार्ट से होकर आता है। जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो भी हार्ट के अंदर आता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है वो भी हार्ट के अंदर आता है, हृदय के अंदर आता है। तो इसलिए हम इसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। अब यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, तो उसके अंदर यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला खून होता है उसको नॉर्मली रेड कलर में ही शो किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है उसको नीले कलर में शो किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो भी लाल रंग का ही होता है, सिर्फ इसका रंग थोड़ा सा गाढ़ा होता है इसके कंपैरिजन में। ऑक्सीजन वाला जो खून होता है वो प्योर लाल रंग का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है वो हल्का सा गाढ़े रंग का होता है। उसको नीला तो सिर्फ समझने के लिए, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है ना वो नीले रंग का होता है, वो नीले रंग का नहीं होता, क्योंकि डायग्राम ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जब फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा तो पूरे शरीर में जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो हार्ट से होते फिर से फेफड़ों पे आ जाएगा। वो 2 बार हार्ट से होकर गुजर रहा है, एक बार ऑक्सीजन लेकर और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, लेकिन वो सेम रास्ते से नहीं आ रहा है, उसका रास्ता अलग है। जब वो ऑक्सीजन लेकर आएगा तो वो इस हिस्से से आएगा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा तो वो इस हिस्से से आएगा। अब मैं आपको एक बार महाधमनी और महाशिरा के बारे में बता देती हूँ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त होता है उसको सभी अंगों तक पहुंचाती है महाधमनी, और हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध अंग, अशुद्ध का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको शरीर के सभी हिस्सों से लेकर आएगी महाशिरा। लेकिन इसका यहाँ पे अपवाद होता है, इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो फुफ्फुस सिराएं होती है, फुफ्फुस मतलब वो शिराएं, वो भाग जो फेफड़ों से आ रहा है,
तो यहाँ पे फुफ्फुस सिराओं के अंदर शुद्ध रक्त होगा और धमनियों के अंदर अशुद्ध रक्त होगा। फुफ्फुस सिराएं क्या होती हैं? जो फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर आ रही हैं। और फुफ्फुस धमनियां क्या होती हैं? जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जा रही हैं। जबकि महाधमनी क्या होती है? जो हमारे रक्त इसे हार्ट से होते हुए पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचाएगी। और महाशिरा क्या होती है? जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त इकट्ठा करके हार्ट में ले आएगी, फिर फेफड़ों तक पहुंचा देगी। तो यहाँ आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हमारी फेफड़ों वाली धमनी और शिराएं होती हैं वो अपवाद होती हैं, वो उल्टी होती हैं। नॉर्मली आपको समझना है कि जो धमनी हमारे पास होती है वो धमनी शुद्ध रक्त लेकर आती है। इसको याद रख सकते हो, जैसे शुद्ध, इसके लास्ट में शुद्ध आ रहा है तो यहाँ पे भी ध की आवाज है, तो ध और ध ये एक जैसे हैं। सिर्फ याद रखने के लिए, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो शुद्ध रक्त कौन लेकर जाएगी? धमनी। और अशुद्ध, अब अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है जो हमारे शरीर के लिए अशुद्धि का काम करती है, तो इसलिए हम उसको अशुद्ध रक्त बोल देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? शिरा। इन फेफड़ों के अंदर जब वो जाएंगी तो वो विपरीत कार्य करेंगी। शिराएं जहाँ पे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही थी, लेकिन यहाँ वो ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाएंगी। और यहाँ धमनियां साफ खून पूरे शरीर में पहुंचा रही थी, यहाँ पे वही धमनियां कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को फेफड़ों तक पहुंचाएंगी। तो यहाँ पे विपरीत होता है, आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, शरीर के निचले भाग से महाशिरा। महाशिरा से हमें ये तो पता चल गया कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। हमारा हार्ट जो होता है ना, वो चेस्ट के अंदर होता है। तो हम अपने शरीर को दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर आएगी वो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये ऊपर वाली लेकर आएगी। और शरीर के निचले, जैसे हमारे पैरों वगैरह से शरीर के चेस्ट के नीचे के जो हिस्से होते हैं उनसे जो लेकर आएगी वो होगी शरीर के निचले भाग की महाशिरा। तो ऊपर से तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ रहा है और नीचे से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ रहा है, तो वो ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। ये यहाँ पे बीच में वाल्व होते हैं। जब हम 3D में आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये भरता रहेगा, जब तक ये पूरा नहीं भर जाता उस टाइम तक रक्त इसमें आता रहेगा अपने आप। फिर जब ये पूरा भर जाएगा तो उस टाइम पे ये जो बीच में वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्व बंद हो जाएगा और इस तरह से अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। अंदर की तरफ सिकुड़ने की वजह से और ये रास्ता बंद होने की वजह से ये वाला वॉल्व खुल जाएगा और यहाँ से होते हुए वो ब्लड है वो आगे चला जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। दो तरफ फेफड़े होते हैं ना, एक इस तरफ है और इस तरफ है, तो दो तरफ चला जाएगा। अब दूसरी तरफ वो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो इस तरफ, इस रास्ते से फेफड़ों के अंदर आ रहा है। फेफड़ों के अंदर वो आएगा, वो जब तक आता रहेगा इस निचले वाले हिस्से में, नीले के अंदर, तब तक आता रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से ना भर जाए। यहाँ पे बीच में वाल्व होते हैं। वाल्व का एक काम होता है कि ये उसको एक ही दिशा के अंदर बहने देता है, दूसरी दिशा के अंदर नहीं जाने देता। अब मान लीजिए ये वाल्व ना हो तो सारा ब्लड आएगा, फिर जैसे ही ये इसको प्रेस करेगा, दोनों तरफ से इसको दबाएगा, इस हिस्सों को दबाएगा, तो वैसे ही ये ब्लड वापस चला जाएगा फेफड़ों के अंदर, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो वाल्व क्या करता है? वाल्व उसको एक ही दिशा में गति करने देता है ब्लड को, वो उसको दूसरी दिशा में नहीं जाने देता। ये रास्ते यहाँ से बंद हो जाते हैं जब ये पूरी तरह से भर जाता है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और ये वाला रास्ता खुल जाएगा। तो यहाँ से ब्लड होते हुए पहले यहाँ नीचे आएगा, फिर जब ये ऐसे सिकुड़ेगा हमें, और सिकुड़ने की वजह से जो प्रेशर, जो दबाव होगा, उस दबाव के कारण ये ऊपर की तरफ महाधमनी के अंदर चला जाएगा और यहाँ से होते हुए शरीर के सभी भागों के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको 3D में भी बता देती हूँ। ये देखिए, हमारे शरीर के अंदर यहाँ से ये ऊपर वाले हिस्से से रक्त आ रहा है और ये नीचे वाले हिस्से से रक्त आ रहा है। फिर वो रक्त पहले यहाँ दाई आलिंद के अंदर आएगा, फिर वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये दाई आलिंद अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, फिर दबाव की वजह से वो सारा का सारा रक्त नीले के अंदर चला जाएगा, फिर वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो उस टाइम पे ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा और यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि ये नीले अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, तो जब ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगा तो ये एक तरह से इसको पंप कर रहा है, जोर से इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। उस दबाव की वजह से यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही तो रास्ता है, ये वाला रास्ता बंद हुआ है, ये रास्ता खुला हुआ है। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, तो यहाँ से जो रक्त आएगा वो फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। तो पूरे शरीर से रक्त पहले दाएं आलिंद के अंदर आएगा, फिर यहाँ पे ये वोल्व है, आप ध्यान से देखिए, जब ये वाला वोल्व खुल रहा है तो ये बंद हो जाता है, जब ये खुलेगा तो ये वाला बंद हो जाता है। तो जब पहले यहाँ दाएं आलिंद से होते हुए इसके माध्यम से जब ये रास्ता खुला हुआ है तो उस टाइम पे ये यहाँ रक्त आ जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा। फिर जब ये दाएं नीले अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा तो प्रेशर की वजह से इस नीले रास्ते से होते हुए, जो नीला रास्ता है ना, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है इसके अंदर, तो फिर वो यहाँ से होते हुए फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। फिर फेफड़ों के अंदर उस खून के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो सोख ली जाएगी और उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। फिर वो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है वो पहले यहाँ इस तरह से बाएं आलिंद के अंदर आएगा, फिर यहाँ से वो नीले के अंदर आ जाएगा और नीले के अंदर जब इसको अंदर की तरफ से सिकोड़ेगा, अंदर की तरफ दबाव डालेगा तो फिर वो यहाँ से होते हुए इस तरह से चला जाएगा और इस महाधमनी से होते हुए शरीर के सभी भागों के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो बाएं आलिंद के अंदर आएगा पहले, फिर देखिए यहाँ पे ये वाल्व खुल रहा है, फिर ये पूरी की तरफ भर जाएगा, फिर बाहर से इसके ऊपर दबाव डाला जाएगा ताकि सारा का सारा जो खून है वो नीचे की तरफ आ जाए, जो हमारा बायां नीला है उसके अंदर आ जाए। फिर जब ये पूरा भर जाएगा तो उस टाइम पे बाहर से या इसके ऊपर दबाव डाला जाएगा, इसको एक तरह से सिकोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है तो प्रेशर के साथ जो ये खून है अब ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो उस टाइम पे ये रास्ता बंद होने की वजह से सिर्फ ये रास्ता खुला हुआ है, तो वो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से यहाँ से होते हुए ये इसके पीछे की तरफ से जा रही है, नीली वाले के पीछे की तरफ से ये महाधमनी है, इस महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। आप एक और एनिमेशन से समझ सकते हैं, आपको नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब वाल्व को ध्यान से देखिए, जब एक वाल्व बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है और जब दूसरा बंद हो जाता है तो पहले वाला खुल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये खुल रहा है, फिर उस टाइम पे ये बंद रहेगा, जब ये बंद रहेगा तो उस टाइम पे ये खुल जाएगा। ऐसे ही सेम इस डायरेक्शन के अंदर होता है ये। तो ये हमारी हृदय की पूरी प्रक्रिया है। जब आप इसको डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगेगी। वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपके लिए टॉपिक काफी आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हृदय के बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। हमारे हृदय के चारों तरफ एक दोहरी भित्ति वाली झिल्ली नुमा थैली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका जो वजन होता है जो लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये 4 भागों में बटा हुआ होता है, आलिंद और नीले। ऊपर वाला हिस्सा आलिंद होता है और नीचे वाला हिस्सा नीले होता है। हमारे पूरे शरीर को तो रक्त धमनियां पहुंचा देती हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो हृदय पेशियां होती है, वो स्पेशली हृदय के लिए ही बनती हैं। तो हमारी हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनको रक्त जो पहुंचाती है, जो वाहिनी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली, उसको हम कहते हैं कोरोनरी धमनी। अगर इसके अंदर रक्त नहीं पहुंच पाता, कोई रुकावट आ जाती है तो उसकी वजह से हमारा हृदय का हार्ट अटैक होता है ना, वो कोरोनरी धमनी के अंदर रुकावट आने की वजह से ही हो जाता है। ये हमारी हृदय की मांसपेशी होती है जो हृदय को ही खुद खून पहुंचाती है। अब हृदय के अंदर भी कोशिकाएं हैं जिनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब बाकी शरीर को तो धमनी पहुंचा देगी, लेकिन खुद हृदय को ही कौन पहुंचाएगा? कोरोनरी धमनी। हमारे हृदय के अंदर ऊपर वाला हिस्सा अलग तरह से संकुचित होता है और नीचे वाला अलग तरह से, उसी को हम संकुचन और शिथिलन कहते हैं, जिसे हम हृदय की धड़कन कहते हैं। दोनों को ही मिलाकर हमारे हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है और जब हम बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं तो उस टाइम पे 180 बार तक हो जाता है। हमारा हृदय एक बार में 70 मिलीलीटर खून को पंप करता है और ये हृदय पेशी ऊतकों से बना होता है जो विशेष प्रकार के होते हैं, मतलब वो स्पेशली हृदय के लिए ही बने हुए होते हैं। हृदय को पंप करना है खून, उसको दिन रात काम करना है, वो भी बिना रुके, तो उसके लिए स्पेशली ऊतक बनाए गए हैं जो जिन्हें हम कहेंगे हृदय पेशी ऊतक। तो अगर हम धमनी और शिरा के अंतर के बारे में बात करें तो धमनी क्या करती है, वो हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाती हैं और शरीर के सभी भागों से रक्त को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, उसको वापस हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर शिराएं लेकर आती हैं। धमनी के अंदर जो रक्त होता है वो हृदय के द्वारा पंप किया होता है। हृदय एकदम से उसको पंप करता है बहुत ज्यादा दबाव के साथ ताकि वो हर कोशिका तक, शरीर के हर अंग तक पहुंच सके। इसलिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, जबकि शिरा की जो दीवारें होती हैं वो इसकी तुलना में पतली और रचीली होती हैं। इनकी जो गुहा होती है, मतलब जो रास्ता होता है वो संकरा होता है और इनका जो रास्ता होता है वो चौड़ा होता है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती हैं और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। ये सारी इतनी जरूरी नहीं है, आप अगर चाहो तो मोटे मोटे देख सकते हो। इसका मेनली जो अंतर होता है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त होता है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। धमनी के अंदर कपाट यानी कि वाल्व नहीं होते, जबकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे कपाट यानी कि वाल्व होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो खून उल्टी दिशा में ना बहने लग जाए। इसके अंदर जो रक्त बहता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो इसका जो रंग होता है ना वो बिल्कुल लाल रंग होता है, चटक लाल जिसको हम बोलते हैं। जबकि इसके अंदर जो रंग होता है उसका रंग इसके बजाय थोड़ा सा गाढ़ा होता है, वो नीला नहीं होता। नीला तो हम इसको वैसे ही शो करते हैं, वो कैसा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है लाल रंग का ही है। जो हमारी धमनी होती है ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। ये हमारी जो स्किन है, मान लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ बीच में गहराई में होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो बिल्कुल त्वचा के नजदीक होती हैं। हमें अपनी नीली नीली नसें जिनको हम बोलते हैं वो दिखाई देती हैं, तो वो क्या होती है, शिराएं ही होती हैं। धमनियां बाहर दिखाई नहीं देती, धमनियां हमारी जो अंदर वाला हिस्सा है वहां होती हैं। अब मैं आपको प्रंकुचन और अनुस्थेलन में अंतर बता देती हूँ, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। प्रंकुचन क्या होता है,
है हमारा हृदय जब अंदर की तरफ सिकुड़ता है ताकि वो हृदय को ज्यादा अच्छे से पंप कर सके, उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाल सके, तो उसे हम प्रंकुचन कहते हैं। और जब सिकुड़न समाप्त हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा हृदय चारों तरफ फैल जाता है ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रक्त पहुंच सके, तो उसे हम अनुस्थीलन कहते हैं। अब हमारा परिवहन तंत्र का अगला टॉपिक है रक्त। रक्त एक लाल, गाढ़ा और स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी पदार्थ है। इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जिससे ये पारदर्शी बन जाता है। इसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो अलग अलग भागों से मिलकर बनता है और तरल अवस्था में होता है, तो इसलिए हम इसको तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। संयोजी मतलब जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनता है। ये नहीं कह सकते हम कि ये अकेला रक्त है। रक्त के अंदर अलग अलग भाग होते हैं जिन सबको मिलाकर ही रक्त का निर्माण होता है। रक्त की मात्रा की बात करें तो शरीर का जितना भी भार होता है उसका 7% होगा। 5 से 6 लीटर औसत रक्त होता है किसी इंसान के शरीर में, और महिलाओं के अंदर आधे लीटर रक्त की कमी होती है पुरुषों की तुलना में। मनुष्य की जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती है। सबका अलग अलग टाइम है। जो WBC है, आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे, सफेद रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल अलग होता है, RBC का अलग होता है। तो वो नई बनती रहती है, पुरानी नष्ट होती रहती है। तो कोई रक्त के अंदर ही नष्ट हो जाती है, कोई प्लीहा के अंदर नष्ट होती है। रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, बोन मैरो। लसिका ग्रंथियों के अंदर भी होता है और साथ में प्लीहा के अंदर भी होता है, और सबसे ज्यादा होता है अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के अंदर। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसका सबसे मेन काम होता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस से अपने अंदर से घोलकर फेफड़ों तक पहुंचाना ताकि उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो रक्त हमारे शरीर में संवहन का काम करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इनको पहुंचाता है। रक्त हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए शरीर के सभी ऊतकों को सूखने से बचाता है और उन्हें नम और मुलायम बनाए रखता है। रक्त का एक गुण और होता है, इसका थक्का बन जाता है ताकि अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो चोट वगैरह लगने की वजह से जो खून बह रहा है वो रुक जाए, उसको एक थक्का बन जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रक्त के संगठन। संगठन मतलब वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर प्लाज्मा और रुधिर के अणु होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो हमारे रुधिर के अणु जैसे WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, RBC, वो सारे होते हैं ना, वो 45% में होते हैं। तो रक्तकण मेनली 4 चीजों से मिलकर बनता है। लाल रक्तकण मतलब RBC, सफेद रक्तकण मतलब WBC, और प्लेटलेट्स जिसको हम रक्त कणिकाएं बोल देते हैं, और साथ में प्लाज्मा। इन चारों चीजों से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है RBC। ये हमारे रक्त के अंदर 90% होती हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBC। उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और उसके बाद WBC, ये काफी कम होती हैं। अगर हम रेशो की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RBC और WBC में कितना रेशो होता है। तो अगर 700 RBC किसी रक्त के अंदर है तो उसके अंदर 1 WBC होनी चाहिए। तो 700:1 का ये हमारे पास अनुपात होता है। अगर हम लाल रक्त की संख्या की बात करें तो 1 घन मिलीलीटर के अंदर 50 लाख होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो ये आपको लाल दिखाई दे रही है ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं। इनका जो आकार होता है वो वैसे तो गोल होता है, लेकिन बीच में से चपटा हो जाता है, आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। फिर यहाँ बीच में आपको जो सफेद दिखाई दे रही है वो सफेद रक्त कणिकाएं होती है, और बीच में आपको छोटे छोटे बिंदु वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये सारा कुछ प्लेटलेट्स वगैरह है। अगर हम RBC के जीवन काल की बात करें तो इसका जो औसतन जीवन काल होता है वो 120 दिन मतलब 4 महीने के आसपास होता है। पुरुषों के अंदर ये 5 मिलियन होती है, जबकि महिलाओं के अंदर ये 4.5 मिलियन होती है। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के अंदर कम होती हैं। निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा के अंदर होता है, और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो ये प्लीहा के अंदर होता है, जिसको हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो ये आमाशय के बिल्कुल नजदीक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह या उनकी मृत्यु कहाँ होती है, या मृत्यु के बाद वो कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ इकट्ठा होती है, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। आपको प्लीहा की जगह हिंदी में तिल्ली भी मिल सकता है और प्लीहा भी मिल सकता है, तो दोनों ही एक ही है। लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर सभी कोशिकाओं के अंदर आसानी से पहुंच जाती है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हमारे शरीर के अंदर जो रक्त मापा जाता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मेरे अंदर 11 ग्राम खून है, या मेरे अंदर 10 ग्राम खून है, या 12-15 जितना भी है, तो वो हम ये नहीं कहते कि इतने ग्राम खून हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो तो लीटर में होता है। हम ये देखते हैं कि उस लीटर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उस टाइम हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, जबकि लोगों को ये पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि उनके शरीर के अंदर इतने ग्राम खून है, जिन्हें वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है।
जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उसकी वजह से चक्कर वगैरह आने लगते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे से नहीं जा पाती और हर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उस इंसान को चक्कर आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो इसलिए रंगहीन होते, इनका कोई रंग नहीं होता। RBC का रंग होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। नाम से ही पता चला कि वो लाल रंग की हैं, और वो लाल रंग की किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसलिए रंगहीन होते, इनका कोई भी रंग नहीं होता। ये 1 घन मिलीलीटर के अंदर 8000 होती हैं, जबकि हमने लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पढ़ा था कि वो 1 घन मिलीलीटर के अंदर 50 लाख होती हैं। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया रेशो का। अगर हम अनुपात की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर होता है इन दोनों में। ये आवश्यकता के अनुसार अपने आकार के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। अब इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये हमारे शरीर के पहरेदार की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्मी वगैरह काम करती है ना, बाहर से जो दुश्मन आ रहे हैं उनसे हमें बचाने के लिए, तो ये ऐसे ही हमारे शरीर में पहरेदार की तरह काम करता है। देखिए हमारे शरीर में शाम तक बहुत ज्यादा कीटाणु एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि हम ना इतनी ज्यादा सफाई रखते ना ही कुछ और, तो बहुत ज्यादा कीटाणु हमारे शरीर के अंदर डेली चले जाते हैं। लेकिन हमारी WBC जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं वो इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि वो उनको हमें पता ही नहीं चलता और उनको खत्म कर देती हैं। जब हमारी WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं उन बाहर से आने वाले कीटाणुओं के आगे कमजोर पड़ जाएंगे, उनके आगे हार जाएंगी, तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि हम बीमार हो गए हैं। तो ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो बाहर से आने वाले कीटाणु वगैरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो जब बाहर से किसी रोग का आक्रमण होता है तो इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और RBC कमजोर होने की वजह से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब जब ये हार जाएंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। इनकी एक खास बात होती है कि इनका आकार सबसे बड़ा होता है। ये 2 भागों में बटी हुई होती है। मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिम्फोसाइट होता है और एक होता है मोनोसाइट। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जीका का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। और ये किसके अंदर होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर होती है। ये तो 2 होती है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? ये हमें बीमारियों से बचाती है, और मोनोसाइट हमारे शरीर के घाव भरती है। अगर घाव भरने का काम पूछा जाए तो मोनोसाइट करेगी, अगर शरीर को बीमारियों से बचाने का काम पूछा जाए तो लिम्फोसाइट करेगी। इनका निर्माण में बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज अलग होती है, इनकी जो मृत्यु होती है ना वो रक्त के अंदर ही हो जाती है। जो हमारी RBC होती है उनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर होती है, तो इसलिए हम प्लीहा को उनका कब्रगाह बोल देते हैं। जबकि इसके WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं की जो मृत्यु होती है ना वो रक्त के अंदर ही हो जाती है, वो रक्त के अंदर ही मर के वहीं के वहीं रह जाती है, वो कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होती। इनका आकार सबसे बड़ा होता है, और इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो एक तो HIV एड्स जो बीमारी है वो इसी की वजह से होती है। अगर इनका अनुपात कम या ज्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे कम या ज्यादा हो जाएगा तो ये बीमारी का कारण बन जाएंगी। अगर कम हो जाएगा तो HIV एड्स हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे ये ब्लड कैंसर का कारण बन जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर अगर कमी आ जाएगी तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ल्यूकेपीनिया। अगर इसकी संख्या के अंदर वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ये दोनों ही WBC से संबंधित होती है। एक के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है और एक के अंदर घट जाती है। अगर घट रही है तो ल्यूकोपीनिया, अगर बढ़ रही है तो ल्यूकेमिया। आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। विटामिन A के खाने से WBC का निर्माण बढ़ जाता है, तो आपको अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा विटामिन A लेना चाहिए ताकि WBC ज्यादा से ज्यादा बन सके और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अच्छे से काम कर सके। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल की बात की जाए तो ये 1 से 4 दिन होता है। कई बुक्स में आपको 3 से लेकर 4 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए देखिए 4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। तो हमें डेली अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सके और WBC और RBC अच्छे से हमारे शरीर के अंदर बन सके। इसके बाद अगला भाग है प्लेटलेट्स, जिसको हम इंग्लिश में रक्त पट्टिकाएं कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर होती है। इनका जीवन काल अगर हम बात करें तो 1 सप्ताह का होता है। इसका जो काम होता है ना वो रक्त का थक्का बनाने का होता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का बनाता है वो फाइब्रोनोजन का एक वो बनाता है प्रोटीन, और जिसका निर्माण हमारे यकृत यानी कि लीवर के अंदर होता है। हमने जब पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि फाइब्रोनोजन हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण यकृत में होगा और जिसका काम स्पेशली होता है रक्त का थक्का बनाना। एक और होता है हेपेरिन, जो वो भी यकृत के अंदर ही बनता है, लेकिन उसका काम होता है विपरीत इसके, वो रक्त को जमने से रोकता है। हमारे रक्त की एक प्रकृति होती है कि
जैसे ही वो रुक जाता है तो वो तुरंत जम जाता है। तो उसको जमने से तो रोकेगा हेपेरिन, ये भी हमारी यकृत यानी लीवर के अंदर ही बनता है। तो हेपेरिन उसको जमने से रोकता है और फाइब्रोनोजन उसका थक्का बनाने में सहायता करता है, ताकि अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो कम से कम नुकसान हो हमारे शरीर को खून का। चिकनगुनिया और डेंगू जो बीमारी होती है ना, उनके अंदर प्लेटलेट्स जो एकदम से कम हो जाते हैं और इस वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और चिकनगुनिया और जो डेंगू होता है ना, वो एडीज एजिप्टी मच्छर के नाम से काटता है। एडीज एजिप्टी मच्छर, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हो, आप चाहो तो साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम प्लेटलेट के कार्य की बात करें तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये प्लेटलेट्स हैं, जो छोटे वाली है ना वो प्लेटलेट्स हैं, और जो बड़ी हैं ये आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं हैं। अब यहाँ से कहीं एक जगह पे अंदर हमारे शरीर में कोई कट वगैरह लग गया, कहीं पे कुछ चोट लग गई, अब उस चोट लगने की वजह से रक्त बह रहा है, तो उस रक्त के अंदर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इस तरह से चारों तरफ एक घेरा बना देंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनाना। तो इस तरह से इकट्ठा होकर उस रास्ते को बंद कर देंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर खून का नुकसान कम से कम हो। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक प्रोटीन वर्णक होता है जिसके अंदर लौह तत्व होता है और इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। जीके का क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, फेफड़ों से शरीर के सभी भागों के अंदर ले जाता है। फिर वो आगे जाके जब कोशिका तक पहुंचता है तो उस टाइम पे वो अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अगर हम औसत की बात करें तो 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हमारे ब्लड का टेस्ट किया जाता है, खून की जांच की जाती है, तो उस टाइम पे वो ये कहते हैं ना कि 12 ग्राम खून है। तो इसका मतलब हर 100 मिलीलीटर के अंदर आपके शरीर के अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा है। अगर वो 10 कह रहे हैं तो 10 ग्राम है, अगर वो 15 कह रहे हैं तो 15 ग्राम है। तो जो भी आप ग्राम के अंदर बताते हो कि हमारे शरीर के अंदर इतना खून है, तो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 100 मिलीलीटर के अंदर। अब हम बात करते हैं लसिका की। लसिका क्या होती है, देखिए मान लीजिए इस तरह से रक्त बह रहा है, तो वो रक्त क्या होगा, ये जो भित्ती है ना ये बिल्कुल पतली पतली है, तो वो इनके अंदर से थोड़ा 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 छनकर या रिसकर बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसके आसपास नमी हो जाती है, वहां पर पानी रिसकर चला जाता है। तो ऐसे ही सेम रक्त के अंदर होता है। रुधिर कोशिकाओं मतलब वो कोशिकाएं जिनके अंदर रुधिर है, उसका कुछ द्रव भाग, सारा का सारा नहीं आता कि उसके सारे के सारे गुण रक्त से मिलेंगे, उसका बस कुछ भाग आता है। जैसे रक्त के अंदर कई प्रोटीन होते हैं, लेकिन लसिका के अंदर वो प्रोटीन नहीं आते, तो उस रक्त का कुछ भाग बाहर रिसकर आ जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, भौतिक प्रक्रिया हो सकती है, या कोई हमारे शरीर में रासायनिक कारण होता है, या कोई शारीरिक हो सकता है। तो उसकी वजह से कोशिकाओं की पतली दीवारों से छन कर जब बाहर आ जाएगा वो रक्त, तो उस रुधिर रस को, यहाँ पे रुधिर शब्द प्रयोग नहीं किया गया, रक्त शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ रुधिर रस का प्रयोग किया गया। मतलब वो ब्लड नहीं है, वो खून नहीं है, सिर्फ खून का कुछ भाग है, तो बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। लसिका के अंदर जो रुधिर कण होते हैं उनका अभाव रहता है। मतलब रुधिर कण का मतलब क्या है, जैसे प्लाज्मा वगैरह है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे रुधिर के कण ही तो हैं। तो लसिका के अंदर ये सारे के सारे पदार्थ नहीं होते। अब हम इसको चित्र से समझते हैं। ये हमारे इस तरह से रास्ते हैं, देखिए यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ रहा है और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन वाला। अब इनसे थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पे कोशिकाओं के अंदर से, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के, तो इनसे जो रस है ना, मतलब रक्त जो हमारा है, वो थोड़ा 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 रिस कर धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो इकट्ठा होकर ये छोटी छोटी जो आपको नलिकाएं दिखाई दे रही हैं बीच में, इनके अंदर चला जाता है। वो देखिए हमारे शरीर के अंदर खून कहाँ होगा, कोशिकाओं के अंदर या नलिकाओं के अंदर। अभी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उन सब के अंदर ही खून का रिसाव हो रहा है। तो वो क्या होगा, एक एक कोशिका से ऐसे रिस रिस कर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो जो खून है ना, वो छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से वो एक बड़ी नली में आ जाएंगी, और फिर उससे जो हमारी मेन जो नलियां होती है ना, जिनके अंदर से खून बहकर पूरे शरीर में जाता है, उनके अंदर मिल जाएगा। मतलब पहले तो कोशिकाओं के अंदर से वो रिस जाएगा, बाहर आ जाएगा, छन जाएगा, छन कर बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो दोबारा से इकट्ठा होकर दोबारा से मिलकर जो हमारी खून की नलिकाएं हैं, धमनी और शिराएं हैं, उनके अंदर आकर मिल जाता है दोबारा से। वो हमारे शरीर के अंदर अलग से नहीं रहता, वो दोबारा से खून के अंदर आकर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई कोशिका है जिसके अंदर से कोई खून का रिसाव हो गया और वो लसिका बन गया। अब वो क्या, उसके आसपास जो भी नलिका है ना, वो उसके अंदर आ जाएगा और उसके अंदर आकर इस तरह से यहाँ से होते हुए वो दोबारा इसमें आ जाएगा, या फिर वो इस तरह से होते हुए इसके अंदर चला जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक के अंदर वो चला जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को हम लसिका तंत्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रक्तदाब की। देखिए रक्तदाब के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो जब हम इस पाइप को अंदर की तरफ इस तरह से दबाएंगे तो वो पानी आगे जाने
करने के लिए एक दबाव डालेगा, एक प्रेशर डालेगा। अगर मोटर वगैरह के अंदर आपने कभी ऐसा करके देखा हो तो आपने बिल्कुल ये साफ महसूस किया होगा। जब किसी रास्ते से कोई पानी या कोई तरल पदार्थ बहकर जा रहा है तो जब हम उस रास्ते को इस तरह से बंद कर देंगे तो बंद करने की वजह से वो जो भी तरल पदार्थ है वो आगे जाने के लिए वो जो हमारे पास नली है उसके ऊपर दबाव डालता है। अब यही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है। अब हमारे शरीर के अंदर हमें पता है कि हमारा जो हृदय है ना वो रक्त को पंप करता है, मतलब दबाव डालकर आगे की तरफ भेजता है ताकि वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। तो जैसे हमारे घरों में मोटर होती है ना, वो मोटर पानी के ऊपर दबाव डालती है ताकि वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो वैसे ही सेम इसमें है। अब हमारे पास जो नलिकाएं हैं, जो हमारी धमनी और शिराएं हैं, उनके अंदर रक्त बह रहा है इस तरीके से। तो हमारे पास एक यंत्र होता है जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो वो जब हम उस यंत्र के माध्यम से इस तरह से उस धमनी के ऊपर दोनों तरफ से दबाव डालेंगे अंदर की तरफ, तो उस टाइम पे जो हमारा रक्त है ना उसको पीछे की तरफ से तो हमारा हृदय पंप कर रहा है, जोर डाल रहा है उसके ऊपर कि आप आगे की तरफ जाओ, जबकि हमने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपने अगर कभी बीपी वगैरह चेक करवाया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो ये वही होता है रक्तदाब जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। तो आपने अगर कभी बीपी वगैरह चेक करवाया हो तो उस टाइम क्या होता है, अंदर की तरफ ऐसे पहले डॉक्टर उसके ऊपर दबाव डालता है, फिर उसको एकदम से छोड़ देता है, ताकि उससे ये पता चल जाता है कि हमारी जो धमनियां है ना, ये जो धमनियां हमारा जो रास्ता है उसके ऊपर हमारा शरीर जो रक्त है वो कितने दबाव के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी वाली मोटर होती है, छोटी पानी वाली मोटर अगर होगी मतलब कम पावर की, तो उस टाइम वो कम दबाव डालेगी, उसके अंदर पानी का प्रेशर कम होगा। अब अगर हमारे पास बड़ी मोटर है तो उसके अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही सेम इसके अंदर होता है, सबके अंदर बीपी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। एक एवरेज बोलते हैं जिसको 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर ये पारे से मापते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए इस तरह से हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। अब हमने कोई भी स्टेथोस्कोप वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रखा अभी हमने। फिर हमने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथों पर इस तरह से एक पट्टी की तरह लपेट दिया जाता है इसको। अब ये हमें तो सिर्फ पट्टी दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर वाले हिस्से में क्या होता है, ये हमारी रक्त कोशिकाएं हैं रक्त नलिकाएं हैं जिनके अंदर से रक्त बहकर जा रहा है। तो जब हम हाथ के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये भी तो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएंगे। अब देखिए रक्त का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, हमारे रक्त पर पीछे से हृदय दबाव डाल रहा है आगे जाने के लिए। तो जब ये आगे जाएगा तो ये इसके ऊपर जो भी ये कपड़ा वगैरह जो भी है इसके ऊपर ये एक तरह से दबाव डालेगा और उस दबाव को हम माप लेंगे और इसी को हम रक्तदाब कहते हैं। अब जब स्टार्टिंग में इसके ऊपर दबाव डाला, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी रक्त नहीं है, धमनी पूरी तरह से बंद है। अब इसके ऊपर दबाव डालेगी आगे जाने के लिए, इसको रास्ता चाहिए है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो भी दबाव डालेगी हम उसको माप लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रक्त धीरे धीरे आगे आ रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से प्रवाहित होना शुरू हो गया। तो अब इसी को हम कहते हैं रक्तदाब। अगर ये कम हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो रक्त है वो बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब रक्त का धमनियों के ऊपर दबाव बहुत ही कम है। और अगर हम कह रहे हैं कि रक्तदाब ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे शरीर की धमनियों के अंदर रक्त का दबाव बहुत ज्यादा है। जो सामान्य रक्तदाब होता है उसको प्रंकुचन के अंदर 120 मिलीमीटर होता है और अनुस्थीलन के अंदर 80 मिलीलीटर होता है। मैं आपको यहाँ एक बार प्रंकुचन और अनुस्थीलन में अंतर बता देती हूँ। कि हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है ना वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा आलिंद होता है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले। तो हमारा जो ये आलिंद होता है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये अंदर की तरफ सिकुड़ता है, अंदर की तरफ दबाव डालता है ताकि सारा का सारा रक्त इस नीले के अंदर आ जाए। ऐसे ही सेम ये करता है, तो इसको तो कहते हैं हम प्रंकोचन। और जब ये नीचे वाला नीले दबाव डालता है ताकि दबाव के साथ जो भी हमारा खून है वो फेफड़ों के अंदर या शरीर के अंदर चला जाए, तो उसे हम कहते हैं अनुस्थीलन। अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर से ही बता देती हूँ ताकि बाई चांस अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो वो भी कवर हो जाए। जो धमनी होती है ना वो आगे जाकर छोटी छोटी वाहिकाओं के अंदर बदल जाती है। पहले तो वो मोटी आती है इस तरह से, फिर उसके बाद आगे वो छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके आगे जाके तो वो बिल्कुल एक कोशिका के अंदर बदल जाते हैं, मतलब बिल्कुल एक ही कोशिका होती है। इस कोशिका के माध्यम से ही जो रुधिर जो पोषक तत्व है उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो ये धमनी आगे जाकर बिल्कुल छोटे छोटे भागों के अंदर बट जाती है ताकि रुधिर को ऊतकों से दूर बिल्कुल हर जगह पर पहुंचा सके। उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स होती है जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये खून का थक्का जमने का कार्य करती है ताकि हमारे शरीर में अगर कभी चोट वगैरह लग जाए तो कम से कम नुकसान हो शरीर को खून का। बाद लसिका के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कोशिकाओं की भित्ति के अंदर जो छिद्र होते हैं उनसे प्लाज्मा और प्रोटीन कोशिकाओं से बाहर निकलकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से खून के अंदर मिल जाते हैं। लसिका वाहिका उनको खून के अंदर दोबारा से मिला देती है। एक और काम होता है, जो हमारा पचा हुआ खाना होता है ना, जो छोटी आंत के अंदर अवशोषित किए जाते हैं जो भी अच्छे अच्छे पोषक तत्व, वो लसिका के द्वारा ही रक्त तक पहुंचाए जाते हैं।
हमारा अगला पॉइंट है पौधों में परिवहन। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक परिवहन तंत्र होता है, बिल्कुल वैसे ही सेम हमारे पौधों के अंदर होता है। पौधों को भी तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए कुछ कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे जल की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या बाकी के जो खनिज लवण है उन सब की। अब ये सारे खनिज लवण कहाँ होते हैं? मिट्टी के अंदर होते हैं। जल कहाँ होता है? वो भी मिट्टी के अंदर होता है। तो उस मिट्टी से उस जल को, उन खनिज लवणों को सोख कर हर पत्ती तक पहुंचाना, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना वो पत्ती के अंदर होती है, तो उसको तो पत्ती तक पहुंचाना होता है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज बन गया, उस ग्लूकोज का पहले तो पौधे अपने उसमें प्रयोग कर लेंगे अपनी जो भी उनकी जरूरतें हैं उसके लिए। उसके बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको किसी एक जगह पर स्टोर करना होता है, उसको संरक्षित करना होता है। वो जगह कोई भी हो सकती है, वो उस पत्ते के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे गन्ना है, वो अपने तने के अंदर ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। हर पौधे के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए अलग जगह होती है। जैसे कई पौधे जड़ों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे गाजर, मूली वगैरह। कुछ तने के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे गन्ना होता है। कुछ फलों के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा वगैरह। इंसानों की तुलना करें तो पौधों को बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके अंदर धीमे वहन तंत्र प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पौधों के अंदर दो तरह के उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। अब देखिए जाइलम क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी तथा खनिज लवणों को जमीन के अंदर से सोखकर हर पत्ते तक पहुंचाता है। अब एक बात बताइए, पानी को डायरेक्ट पत्ते तो सोखेंगे नहीं, तो जड़ पानी तथा खनिज लवण दोनों को सोखकर ऊपर की तरफ पत्तों के अंदर पहुंचा देती। कैसे पहुंचाती वो भी हम बात करेंगे, पहले हम इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। तो जाइलम जो उत्तक होता है ना, उसकी दिशा एक ही होती है, ये कभी भी ऊपर से नीचे नहीं होता। फ्लोएम नामक दूसरा उत्तक होता है, वो दो दिशाओं के अंदर काम करता है। इसका काम होता है जो भी ग्लूकोज बना है उसको जहाँ पे उसको स्टोर होना है वहां तक पहुंचाना। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक पत्ती है, इसको हमें वो जो ग्लूकोज बना है ऊपर की तरफ भी भेजना पड़ सकता है और नीचे की तरफ भी भेजना पड़ सकता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ स्टोर होगा। अगर वो जड़ वगैरह के अंदर स्टोर हो रहा है तो नीचे की तरफ भेजना पड़ेगा, अगर वो फल वगैरह के अंदर स्टोर हो रहा है तो ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा। तो इसलिए फ्लोएम दो दिशाओं में काम करता है, जबकि जाइलम एक ही दिशा के अंदर काम करता है, नीचे से ऊपर, क्योंकि पानी हमेशा जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है। देखिए हमारे पौधे के अंदर मान लीजिए इस तरह से कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो काफी छोटी छोटी होती है, लेकिन आप सिर्फ इसको समझने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे नीचे हमारी जड़ें हैं, अब यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, हर जगह पानी की मात्रा है। ये हमारा जो हिस्सा है ना वो सबसे ऊपर पत्तों के पास है। अब पत्ते क्या करेंगे, दिन के अंदर वाष्प उत्सर्जन करेंगे। वाष्प उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो पौधे सिर्फ 1% पानी का यूज करते हैं, बाकी का जो 99% पानी होता है उसको वो वाष्प बनाकर भाप में उड़ा देते हैं, वहां के अंदर उड़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे पास कोशिका है उसके अंदर पानी है, पौधे क्या करेंगे, पत्तों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन करेंगे दिन में। फिर यहाँ पे खाली जगह हो गई, अब खाली जगह को ये वाला पानी भर देगा, फिर ऐसे ही सेम ये वाला, इस तरह से एक के बाद चलता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली कोशिका है ना, इसके अंदर खाली जगह हो जाएगी, क्योंकि पानी तो आगे ट्रांसफर हो चुका है। तो इसलिए दबाव की वजह से हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोई भी चीज गति करती है। तो यहाँ पे इसके आसपास पानी की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, तो इसलिए वो पानी इसकी तरफ चला जाएगा। पौधों के अंदर पानी जड़ों से पत्तों तक प्रासरण की विधि से जाता है। प्रासरण या विसरण ये क्या होते हैं, देखिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना। जैसे कभी कभी हमारे हाथों पैरों की उंगलियों को जब हम लगातार पानी के संपर्क में रखते हैं तो उस टाइम पे हमारे हाथों की जो उंगलियां है ना वो थोड़ी थोड़ी गिली गिली सी और नरम नरम सी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा उस टाइम पे कम है और हमारे आसपास पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। फिर हमने वो उंगलियां पानी से बाहर निकाल ली, फिर वो धीरे धीरे अपने आप थोड़े से टाइम में ही सूख कर बिल्कुल पहले जैसे आकार में आ जाती है, क्योंकि जब हम उनको पानी से बाहर निकालेंगे तो उस टाइम पे उसके आसपास पानी की मात्रा कम होगी और हमारे हाथों के अंदर ज्यादा होगी, तो पानी वहां से वाष्प बनकर चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा जहाँ पे किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वहां से जब उसकी पदार्थ की मात्रा कम होती है तो वहां पे वो गति करता है। तो इसी विधि से पौधों के अंदर जल का संवहन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ऊपर की तरफ गुरुत्व के विपरीत भी आसानी से चला जाता है। देखिए पेड़ के अंदर वाष्पोत्सर्जन के समय इस तरह से गति होती है, पहले पानी इस तरह से यहाँ पे आएगा, फिर वो
वो इस तने से होते हुए सभी भागों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद जो पत्ते हैं उन पत्तों के द्वारा उसका वाष्प उत्सर्जन मतलब वाष्प बनाकर उस पानी को हवा के अंदर मिला दिया जाएगा, वाष्प बनकर उड़ा दिया जाएगा। और फिर जब यहाँ पत्तियों के अंदर पानी की कमी होगी तो उस तरह से प्रासरण दाब बन जाएगा, मतलब जगह खाली हो जाएगी। फिर एक के बाद पानी उसकी जगह लेता रहेगा और इस तरह से ये जो जड़ें हैं ना ये पानी को सोखते रहेंगे। और साथ में खनिज तत्व है, देखिए इसकी पौधे की जड़ें हैं तो उस जड़ के अंदर तो खनिज तत्वों की कमी है और उसके आसपास मिट्टी के अंदर खनिज तत्वों की और साथ में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो इसलिए हमें पता है कि ज्यादा से किस में जाता है, कम में। तो आसानी से जो खनिज लवण और साथ में जो पानी है वो हमारी जड़ें सोख लेती हैं और फिर उसको हर पत्ते तक पहुंचा देती हैं। उसके बाद भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ग्लूकोज बनता है। तो उस ग्लूकोज को पहले तो वो पौधा अपनी एनर्जी के अंदर स्टोर कर लेगा, उसको पानी जड़ों के अंदर सोखने के लिए, खनिज लवणों को सोखने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऊर्जा बहुत ही कम होती है, लेकिन जरूरत तो पड़ती है। तो पहले तो वो अपने कामों के लिए उस ऊर्जा का प्रयोग करेगा। फिर जो बाकी बची हुई ऊर्जा है, जो बाकी का ग्लूकोज है, शर्करा है, सुक्रोज के रूप में होता है ये सुक्रोज। तो बाकी का जो शर्करा यानी सुक्रोज बचा हुआ है उसको वो किसी न किसी रूप के अंदर स्टोर करेगा। अब उस जगह तक भी तो हमें पहुंचाना पड़ेगा जहां पे उसको इकट्ठा होना है, जहां पर उसको स्टोर होना है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये हमारे पास मान लीजिए कोई पत्ता है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद सुक्रोज बना, मतलब ग्लूकोज बना, सुक्रोज के रूप में स्टोर होता है। तो वो सुक्रोज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास फ्लोएम ऊतक है, यहाँ पे सुक्रोज आ जाएगा। अब देखिए सुक्रोज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। अब यहाँ से इसके आसपास ही कहीं पे जाइलम ऊतक होगा, तो उस जाइलम ऊतक के पास तो बहुत सारे पानी है, तो वहां से इसके अंदर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाएगी और बाकी के जो हिस्से हैं वहां पे सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कम है। अब मान लीजिए हमें यहाँ हमारा ये जो सुक्रोज बना है ये पहुंचाना है। अब हम इतना तो पढ़ चुके हैं, हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है, कोई भी चीज बहकर जाती है। तो अब यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है क्योंकि सुक्रोज भी ज्यादा है और पानी भी ज्यादा, पानी यहाँ से आ गया। तो अब ये किस तरफ जाएगा, जहाँ पे कम है। अब यहाँ पे जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा तो साथ में यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से फ्लोएम के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह पर शर्करा यानी सुक्रोज आसानी से चला जाता है और जहाँ पे उसको स्टोर होना होता है ना वहाँ पे वो अच्छे से स्टोर हो जाता है। अब अगर हम तुलना की बात करें तो जाइलम जड़ों से जल तथा खनिज लवण को सोख कर पौधों के हर एक भाग तक उसको पहुंचा देता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, जो तैयार भोजन, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन तैयार हुआ है उसको पत्तियों से लेकर हर हिस्से तक पहुंचाता है। पहली बात तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का प्रयोग कर सके और फिर जहाँ उसको स्टोर होना है, जहाँ उसको इकट्ठा होना है वहां पे उसको इकट्ठा किया जा सके। जाइलम के अंदर जो नलिकाएं और वाहिकाएं होती है वो मृत कोशिकाएं होती हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर जो नलिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। जाइलम के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। पत्तों के द्वारा पानी को वाष्प बनाकर उसको हवा के अंदर मिला देना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे जगह खाली होगी तो उसके लिए और नीचे वाली कोशिका अपना पानी इसको दे देगी। फिर ऐसे ही चलते चलते जो सबसे लास्ट वाली कोशिका होगी जो जड़ों के अंदर होगी तो उसके अंदर जगह खाली हो जाएगी और वहां से जड़ों के द्वारा जो मिट्टी है उसके अंदर से पानी सोख लिया जाएगा। जबकि फ्लोएम के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण प्रासरण दाब के द्वारा होता है। प्रासरण दाब में को बता चुकी हूँ, जहाँ पे किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है वहां से जहाँ पे पदार्थ की मात्रा कम है किसी पदार्थ का स्थानांतरण होना प्रासरण दाब कहलाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।